प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव लगा रखे हैं या कहा जाए कि खेल रखे हैं। और इसी दांव के बीच में खुद कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा अब की बार लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का एक नया नारा दिया गया है। ऐसे में मेरठ की किठौर विधानसभा से बकायदा यहां पर बबीता गुज्जर को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं खुद बबीता गुज्जर। पहले तो उनका स्वागत करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनावी समर के अंदर वो क्या कुछ लेकर अपने साथ चल रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं उनके। धन्यवाद आपका। और मीडिया से रूबरू होने के लिए ये एक ज़रूरी माध्यम है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि चाहे पार्टी हो और चाहे क्षेत्र हो, मैं एक महिला हूं और मैं यही कोशिश करूंगी कि जैसे परिवार के साथ हम लोग चलते हैं वैसे ही हम क्षेत्र के साथ भी चलें, क्योंकि किठौर विधानसभा में मेरी ससुराल है और एक जो मन में एक उस क्षेत्र के प्रति एक आदर भाव या एक समर्पण सम्मान का भाव है, उसी के मद्देनज़र मेरे जो भी कार्य होंगे उस जनता को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे बाशिंदे हैं उनके काम आने के लिए और उनकी जो भी सुख सुविधा है या जो भी उनकी दुख तकलीफ है उन्हें मिटाने के लिए मेरे यही काम आगे। कितना समय हो गया आपको राजनीति के अंदर? राजनीति में 15 साल हो गए मुझे। कहा जाए कि 15 साल के सफर में शायद पहली बार आपका टिकट हुआ है जी, विधानसभा के लिए। पिछली बार था लेकिन हमारा गठबंधन में कट गया था समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी खुद आई हैं और एक नया नारा है, लड़कियों को बढ़ाने की बात है जी। क्या लगता है कि उसके वजह से ये टिकट आपके पास में आया, कुछ और कारण लगता है? नहीं, देखिए, मैं पिछली बार भी तैयारी कर रही थी, गठबंधन में मेरी सीट चली गई थी, किठौर से ही मांग रही थी, मैं कांग्रेस से ही मांग रही थी और गठबंधन में समाजवादी के साथ जाके मेरा टिकट लगभग फाइनल था, लेकिन गठबंधन की वजह से मंत्री जी को दिया गया था। तो इसका सपोर्ट जरूर आप कह सकते हो कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन पार्टी ने अब की बार जिन लोगों को उतारा है उनका पिछला बैकग्राउंड भी चेक किया है। दूसरा, जैसे अब जिले के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट का पद था मेरे पास, तो हमने पूरी विधानसभाएं तैयार की हैं, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड, गांव से गांव, ब्लॉक से ब्लॉक सब कुछ मैच किया है, खाली किठौर का नहीं, सबका। तो पार्टी ने उस चीज़ को भी ध्यान रखा है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो पदाधिकारी है, अगर वो काम कर सकता है तो हम उसको मौका दें। अच्छा, क्या लगता है कि भाई कांग्रेस के अंदर एक बड़ा फेरबदल है, आपका भी 15 साल का लगभग वो रहा करियर, उसके बाद आपको टिकट मिला, तो क्या चीज लगती है कि राहुल गांधी भी थे लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय हुए, अब प्रियंका गांधी एक पूरी तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में सक्रिय हुई हैं, कौन ज्यादा बेहतर लगता है कांग्रेस के हिसाब से कि जो प्रतिष्ठा है और पद राहुल गांधी का होना चाहिए या प्रियंका गांधी को खुलकर सामने आना चाहिए? देखिए, ये तो सवाल राजनीति से रिलेटेड है ही नहीं आपका। पहली बात तो मैं आपका सवाल ही खारिज करती हूँ, क्योंकि बताती हूँ आपको, क्योंकि माथे में हमारे चेहरे पे 2 आंखें हैं। अब इसको बंद करूँ, उसको फोड़ूं, ये तो दोनों ही पॉसिबल, दोनों आंखों की, लेकिन नजर तो चाहिए भाई उसके अंदर। तो भाजपा, अगर आपका मुकाबला भाजपा से आप मानते हैं तो भाई भाजपा के अंदर तो एक शीर्ष नेतृत्व हो गया। मुकाबला हमारा सभी से है जो भी हमारे सामने। तो नेतृत्व किसका माना जाए सबसे बड़ा? फिर तो सोनिया गांधी जी हो गई भाई, उनसे बड़ी। सोनिया गांधी जी ने अपनी जगह पे है, वो राजीव गांधी जी अपनी जगह पे थे, इंदिरा जी अपनी जगह पे हैं, राहुल जी बात करते हैं, राहुल जी पूरा देश संभालते हैं। अभी आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, राहुल जी पूरा देश संभालते हैं, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश संभाल पा रही है, देश नहीं संभाल रही। मैं आपको बता रही हूँ ना, आप कट नहीं कीजिए, पहले समझिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। प्रियंका जी ने पूरी बागडोर ली है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा इस भारत में सबसे ज्यादा कमजोर क्षेत्र उत्तर प्रदेश लगा था, जो राजनीति के लिहाज से हम जिस चीज को देखते हैं। उन्होंने, अगर वो चाहती तो पंजाब में भी कुछ भी पद ले सकती थी, अगर वो चाहती हिमाचल में चली जाती, दिल्ली में ले लेती, जहां भी हमारी सरकार है वहां वो जा सकती थी, बहुत इजी वे में, कंफर्टेबल जोन में वो अपने आप को स्थापित कर सकती थी। लेकिन क्योंकि उनके खून में संघर्ष बसा है, तो वो ये चाहती है कि ये मेरी पार्टी है, मेरी दादी की पार्टी है, मेरे बुजुर्गों की है, इस पार्टी ने इतनी शहादत ली है, इसको जिंदा रखने के लिए उनके पूरे परिवार की शहादत हुई है, तो वो उसमें जान डालना चाहती हैं और वो किसी भी चीज से डर नहीं रही हैं। वो मैं बात आपकी समझ गया। सुनिए, हाँ, दोनों आपके नेतृत्व हैं, दोनों आपकी पार्टी के नेतृत्व है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे एक ये पूछ रहा था कि उन दोनों के अंदर
आपको कौन सा बेहतर लगता है? भाई सीधी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं होती, माँ बाप की औलाद होती है, हो सकता है कि बड़ा बेटा ज्यादा प्यारा होता है कि छोटा प्यारा, तो वो भी औलाद तो वो भी है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ। मैंने आपसे क्या कहा, माथे में दो आंखें, दोनों प्यारी, अगर बहन है चाहे भाई है, मेरे एक बहन है और एक बहन है, एक भाई है, अब आप मेरे से कह दो कि भाई से ज्यादा प्यारी है बहन से प्यार, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, दोस्त भी होते हैं, सारी चीज होती है, लेकिन इसका तो कोई सवाल ही नहीं है राजनीति से, दोनों बहन भाई हैं। भाई मैं तो नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात थोड़ी, वो तो नेतृत्व है पार्टी का। हम तो परिवार ही मान के चल रहे हैं, राहुल जी भाई हुए, प्रियंका जी बहन हुई है, फिर तो ऐसे तो परिवार के अंदर वरुण गांधी जी भी आ जाएंगे, मेनका गांधी जी भी आ जाएंगे, ये पार्टी के हिसाब से, तो वो तो फिर तो घर परिवार वाली बात हो गई सारी, वो बीजेपी वाली बात चली गई है, ये हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये अलग बात ये है, अलग बात है, बिल्कुल अलग बात। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसका राजनीति से कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा एक छोटी सी बात ये है कि क्योंकि आप देखिए गृहिणी भी हैं, तो राजनीति के अंदर अब डोर टू डोर पूरा कैंपेन चल रहा होगा, जनसंपर्क चल रहा होगा, तो दिनचर्या जो दिन की पहले की भाग दौड़ थी, सुबह उठकर लोगों का पूजा पाठ और घर के पूरे काम, उसमें क्या अंतर आ गया? उसमें सिर्फ ये अंतर आ गया है कि जो हम पहले थोड़ा स्लो मोशन में चलते थे, इजी वे में दिनचर्या जा रही थी, वो नहीं होके और अभी बिल्कुल फास्ट है, लेकिन हम एक्टिव भी हैं और लगता है कि आपके जो ये 12 घंटे 18 घंटे का जो काम है हमारा, वो स्पीडली है, शरीर में थकान भी होती है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं आप कुछ करके आए हो, एक बहुत सुखद एहसास की अनुभूति होती है, जो कि लगता है कि संघर्ष है, आपका शरीर भी कह रहा है, आपका दिमाग भी कह रहा है, आपके घर वाले भी कह रहे हैं, उसमें भगवान का नाम भी सुबह हो जाता है, शाम को भी होता है, बल्कि हरे कृष्णा हरे राम तो ज़्यादा रटा जाता है कि ये लगता है कि हमें शक्ति भी दे, लड़ने की भी, क्षेत्र के विकास की भी, और समझ भी दे आगे बढ़ने के लिए भी, तो अच्छा लग रहा है। हम बिजी ज़्यादा हैं तो हमें वो ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा आपके साथ क्योंकि एक दिलचस्प बात भी है कि आप वीर क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की पड़पोती भी हैं, और इत्तेफाक से है कि एक नया नारा मिला है प्रियंका गांधी जी की तरफ से, तो क्या लगता है कि दोनों उस पुश्तैनी पहचान का और एक नए नारे का कहाँ मेल हो पाएगा, किस तरीके से लड़ाई होगी पिठौर की? मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नारा मेरे लिए बना है। अच्छा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जो प्रियंका जी ने जिस परिवार में जन्म लिया है, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरी भी पहली पारिवारिक पृष्ठभूमि वही आ रही है। मेरे भी बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने यही काम किया है, देश को जो जोर जुल्म की टक्कर से उनको हटा के और उन्हें आज़ादी की तरफ धकेला है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दी है, संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी से, राहुल जी से या उस परिवार से मेरे एक अटैचमेंट इस बात पे भी आता है कि उन्होंने भी क्रांति की है और मेरे परिवार ने भी क्रांति की है। तो ये आपस में मुझे कोऑर्डिनेट लगता है, और मुझे ये लगता है कि ये नारा मतलब मेरे ही लिए बना है शायद, कि मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़ सकती हूँ। वो अलग बात है कि मैं उसी पैटर्न पे चली आ रही थी। अच्छा, पिछली बार आप जैसे बता रहे कि प्रयास आपके पिछली बार भी थे टिकट लेने के, जी। लेकिन वो टिकट शायद मंजूर जी के पास पहुंच गया था। अब क्योंकि आपके सामने प्रतिद्वंदी भी शायद मंजूर है जी, किस तरीके से होगा? गठबंधन से पहले भी शाहिद मंजूर जी थे हमारे सामने, और उस वक्त वो सिटिंग एमएलए थे, तो प्रतिद्वंदी तो तब भी थे, लेकिन पार्टी का फैसला था तो हम खुद उनके पास गए हैं और हमने कहा है कि मंत्री जी बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हमने खुद उनसे कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपके गांव से और आपके गांव के आसपास से मुझे वोट नहीं मिलती हैं, अगर आपकी बात चल सकती हो तो आप मुझे वोट दिलवा दीजिए। आप कैसे, अब कैसे होगा? मतलब भाई अब तो वो भी मांग रहे हैं और आप भी मांगेगी तो अपने लिए, तो फिर क्या चीज है? मतलब कहीं भी तालमेल घर परिवार का रहेगा या फिर राजनीतिक? तो भी राजनीति है। देखिए अब वो अलग चले गई है, गठबंधन में ही खत्म हो गया है, वो हार चुके थे, उनका काम खत्म हो गया। जो एक जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य निष्ठा थी, भले ही वो हमारे मन को तोड़ के हमें उनके साथ समझौता करना पड़ा था, क्योंकि उससे पहले पार्टी का नारा 27 साल यूपी बेहाल भी था, उसमें भी हमने काम किया था, संघर्ष भी किए थे, संदेश यात्राएं भी कितनी सारी निकाली थी, और हमारा मुकाबला उस टाइम समाजवादी पार्टी से ही था, पर्टिकुलर समाजवादी पार्टी से था, क्योंकि वो सत्ता में थी उनके सामने भी। लेकिन पार्टी का फैसला था, हमने अपने आप को आगे नहीं किया, हमने पार्टी की बात मानी थी, और उनके चुनाव लड़वाने के लिए हमने प्रचार भी किया था, और उनके जितना भी जीत की संभावना हो सकती थी हमने उस पर पूरा एफर्ट भी किया था।
रही बात अब की बात है, हम अपने लिए तो हर आदमी लड़ता है, अपनी पार्टी के लिए हर आदमी लड़ता है। अब की बार तो नारा भी है, वो आपका गठबंधन वही खत्म अब की हो बार गया, तो नारा भी है नारा पार्टी भी का। है। और ये भी बात है कि अभी तक जो कल पता चलेगा कितने टिकट भरे गए हैं, अभी तक जो आप मेन उसमें लेते हैं तो हमारे भाई लड़ने वाले हैं, हमारी बहन अभी कोई नहीं आई है। तो भाइयों के बीच में एक अकेली बहन है, तो इतना तो भाइयों का भी धर्म बनता है कि राखी के बदले में या अपने परिवार की बिल्कुल, कुछ उसके बदले यानी कि यहाँ पर राजनीति के बीच में देखिए लड़ने का नारा तो है, पर कहीं ना कहीं राजनीति की वो भी है कि हाँ भाई प्यार से काम बन जाएगा तो बढ़िया है, नहीं प्यार नहीं तो से फिर लड़ लेंगे। प्यार से करेंगे, महिलाओं का काम पहले अच्छा, प्यार से ही होता एक है। दूसरी चीज है, ये तो सब बातें होगी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की हो गई, पर किठौर के अंदर क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो होने बाकी रह गए, हाँ जी, है। भाई डार्क जोन रहा किठौर, जी और उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर भी किसी से छुपा नहीं है कि वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें एनआईए यहाँ तक रह के गई है इस विधानसभा में, काली नदी का मामला रहा है तमाम राजनीतिक दलों का। तो उस स्तर को किस तरीके से आप देख रही हैं कि वहां पर प्रयास किस तरह से कांग्रेस करेगी, आप करेंगी? प्रयास तो देखिए, चुनाव क्या है, जनता जनार्दन के हाथ में है। आप जनता के दिल में उतर जाइए, उनकी सेवा भाव से सेवा कीजिए, उनका विश्वास अर्जित कीजिए, आपका चुनाव बनाया है। और मेरे चुनाव में तो मैं महिला हूँ, इस भारत देश में क्या इस विश्व में महिलाओं को आधा हिस्सा माना जाता है, तो मेरी तो 50 से काउंटिंग पहले से हो रही है। मेरी महिलाएं हैं, 50% तो मुझे पहले मिल रहा है। भाइयों का कुछ का सहयोग है, कुछ से सहयोग ले लेंगे तो हमारी तो सीट निकला ही है। किससे मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला तो सबसे ही है, कोई हम किसी को कम भी नहीं मान रहे और किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मुख्य रूप से जो लगता नहीं, हो कि भाई अभी तो सब बराबर ये है। राजनीतिक दल भाई इसकी सत्ता है या विपक्ष किसी के अंदर की भी ये सत्ता मजबूत हो चल या रहा ना है। हो, किसी देखिए एक मंत्री जी हैं, एक अभी सिटिंग एमएलए उतरे हैं, ठीक है, और दूसरे हैं जो उनका भी अपना कहीं ना कहीं कुछ वर्चस्व होगा, पार्टी ने सोच के, किसी भी पार्टी ने किसी को दिया है तो वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हमारा मुकाबला तो सिर्फ इतना सा है कि हम प्रेम से जनता के बीच में कितना जा सकते हैं, अपने आप को कितना रोक सकते हैं, फैसला जनता करेगी, ये भाई लोग नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी इस बार प्रदेश के अंदर चुनाव में उतरी हुई है, सपा भी है, सबके अंदर एक अलग चीज का मैनिफेस्टो आ रहा है कि भाई बिजली को लेकर एक बड़ी बात चल रही है, क्योंकि किठौर के अंदर भी बहुत बड़ी चीज है, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली का बड़ा मुद्दा रहता है। जी। कुछ आपके प्रयास होंगे कि भाई बिजली की दरों में कुछ अंतर हो, वो आप पार्टी से गए अभी, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो कुछ ऐसा एजेंडा आया नहीं है ना, पार्टी की तरफ से आपकी क्या है? बिजली बिल हाफ किया जाएगा, पहले से आ गया है, पार्टी बिजली की में कर दिया है उन्होंने, पूरा वो ले रखा है। बिजली नलकूपों के लिए भी काफी वो उसका भी हो गए, बिल्कुल जो भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास की चीजें, संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी वो सारी की सारी होगी, पार्टी ने पहले ही कर दिया है। हमें तो सिर्फ वहां जाके ईमानदारी से उनको क्रियान्वित करना है। एक सबसे बड़ी चीज ये भी आती है कि भाई किठौर के अंदर आप खुद रहती हैं, फलपट्टी बहुत बड़ी किठौर को माना जाता है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिल पाई, बिल्कुल, चाहे वो सपा की सरकार हो, पहले कांग्रेस भी उस चीज को कर नहीं पाई कि हाँ उसे एक पहचान मिल सके। क्या सोचा है उसको फलपट्टी के लिए? दो चीजें हैं जो मोटे तौर पे बात आती हैं। एक तो यहाँ तहसील बनाने की मांग काफी टाइम से चल रही थी, तो अगर हम आते हैं और जनता हम पे विश्वास करती है तो हमारा प्राथमिकता से 2-3 कामों के लिए सोचा है। एक तो यहाँ सुविधा नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है किठौर में। अगर 102 भी बुखार हो जाता है तो आदमी मेरठ की तरफ कूच करता है। तो हम ये करेंगे कि छोटी छोटी डिस्पेंसरी टाइप गांव-गांव में एक ब्लॉकों के हिसाब से वो करेंगे। उसके बाद हर गांव में एक स्कूल की सुविधा दी जाएगी, ताकि अब मेरे ससुराल में स्कूल नहीं है, पता है आपको, इतने सालों से देखने, तो कम से कम इतना तो हो कि जो प्राथमिक उनकी सुविधाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जाए। तीसरा, तहसील बनाने की बात आई है तो उसको भी बनाएंगे। और ये जो आपने फ्रूट मंडी वाली बात कही है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ शाहजहाँपुर में जाम लगता है, आसपास से लोग जो अपने फल और सब्जियों के इस तरह करते हैं, उनका वो माल भी खराब जाता है, वहाँ भीड़ लगी रहती है, तो वाकई वहाँ सब्जी मंडी बननी चाहिए। आपके प्रयास थे पार्टी के अंदर कि आपको टिकट दिया गया, या फिर पार्टी की तरफ से पहल थी कि महिला को, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पे महिलाओं को लेकर थी, तो क्या लगता है कि दोनों किस जगह पे दोनों का मैच हुआ है? मैं तो बताया ना आपको, पिछली बार भी मैं टिकट की दौड़ में थी, मेरा कट गया था, तो सीनियरिटी के हिसाब से पार्टी ने मुझे वो उस लायक समझा, अपना प्यार दिया, और मेरे भी ये फर्ज बनता है कि अगर मेरी इतनी मेहनत है तो उसी विश्वास के आधार पे मैं कह रही हूँ कि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ,
लोगों से मेरा जुड़ाव है, तभी मैं अपने आप को आश्वस्त महसूस करती हूँ कि हाँ जीत हमारी होगी। दरअसल पिछले कुछ समय अब भी चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, जी जी उसके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पे चैलेंज आ रहे हैं, चुनौती आ रही होंगी भाई जनसंपर्क करने में, कार्यकर्ता नहीं होंगे, कहीं पे वो नए नए चुनाव के नियम लागू हो रहे हैं, जी। तो किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं उस चीजों में? घर परिवार भी कहता होगा कि भाई मास्क लगाएं या ये करें, वो तमाम देखो, तरह की वो वो तो पहले से प्रिकॉशन। चला रहा है। कोरोना की मार से ये देश का विश्व ही प्रताड़ित है, तो वो जो कोरोना को लेके गाइडलाइन है वो सारी फॉलो की जाएगी, भले प्रचार प्रसार हो। डोर टू डोर हम लोगों ने वही कर रखा है, मैं भी जाती हूँ, मेरे भाई बंधु भी जा रहे हैं, सभी लोग प्रचार प्रसार में पूरी पार्टी लगी हुई है। और वही कोशिश करते हैं कि मास्क भी आप लगाओ, 2 गज की दूरी के हिसाब से भी चलो, आप थोड़ा थोड़ा दूरी से भी सोशल डिस्टेंसिंग से चलो। और रही चुनौती की बात है, तो आजकल सोशल मीडिया और ये सारी सुविधाएं भी आ रही हैं, आपको घर बैठे फ़ोन आ रहे हैं, आप ये करवाओ, फ़ोन करवाओ, तो वो सारा। तो कहीं ऐसा लगता है कि भाई मोदी जी जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, मोदी जी उसमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल हो गए? मैं क्या, सभी लोग शामिल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमें एमएलए तो बना ही देंगे। भाई देखिए, कहते हैं कि हर चीज के कुछ ना कुछ नतीजे होते हैं, तो यहाँ पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बबीता गुज्जर जी, ये भी ये सोच रही है कि भाई मोदी जी ने डिजिटल इंडिया तो बनाया, पर शायद कुछ लाभ मिल सकता है इसका। बनाया नहीं, उन्होंने अपने लिए कोशिश उसका प्रयास यूज- करे। नो, उन्होंने डिजिटल इंडिया का नाम दिया, लेकिन उसका जो यूज था वो खुद किया। डिजिटल इंडिया में आजकल किसी को भी बैंक जाना, ऑपरेट करना, या वो जो ऑनलाइन सारी सुविधाएं करना, वो हमारी महिलाओं को तो छोड़ो, ग्रामीण तबके में हमारे पुरुष भाइयों को भी नहीं पता है, हमारे बच्चों तक को नहीं पता है उनको चलाने का। तो ये तो नाम दिया गया है, ये भारतवर्ष है, इसे विकसित होने में, विकासशील होने में इतना टाइम लगा है, तो डिजिटल इंडिया बनने में तो अभी 20 साल लगेंगे। एक बात कमी भी रहती है, देखिए मोदी जी यहाँ पे रैली कर चुके हैं, अखिलेश जी की भी हो चुकी है, प्रियंका कमी जी की लगती भी- है कि नहीं, कि प्रियंका जी की भाई भी कुछ हो होना चुकी चाहिए है। था, पहले थोड़ा सा मजबूत कुछ होना चाहिए था कि भाई जमी तो मजबूत है। इस बात को आप भी कहीं भी दरकिनार नहीं कर सकते कि कांग्रेस की जो नींव थी, जो पुरानी थी जिसे कहा जाए, जी, जी। वो शायद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के उसमें बिखराव तो वहां पर आया था, जो इतनी चोट हुई है। उतार चढ़ाव के 2 कारण होते हैं। एक तो जनता क्या चाहती है, परिवर्तन। एक आदमी आ गया है, एक पार्टी आ गई है, उसको दोबारा से रिपीटेशन नहीं मिलता है। जनता यहाँ तो रिपीट हो गई ना, सेंटर रिपीट हो गई, हमेशा बदलाव चाहती है। वो मोदी जी ने जो उनको बताया था ना, उनके भाषण बहुत अच्छे हैं, लच्छेदार हैं, लेकिन वो भाषण अब जाके 10 साल बाद झुटलाने की कोशिश की जाएगी, तो वो तो प्रयास लंबा हो गया ना। मौका दिया था, लोग हमारे जो भारतवर्ष के, और जो यूपी में उसका लाभ सपा क्यों उठा जाती है, उसका लाभ बसपा क्यों उठा ले जाती है, जनता है। और जब आती है तो भाजपा आ जाती है, कांग्रेस क्यों रह जाती है? कहाँ भाजपा आई है? इसी बार तो आई है भाजपा। और तो एक बार होगी, उससे पहले भाई सपा रह गई। 70 साल आपने देखा नहीं है यूपी में कौन था? 70 में, वही तो कह रहा हूं कि ये इतना लंबा परिवर्तन होगा कि 15 साल का बैकअप लेना पड़ रहा है। प्रदेश के अंदर तो बड़ी चीजें आ गई। क्षेत्रीय पार्टी आई हैं, कहीं ना कहीं उनका भी अपना प्रभाव रहा है, तो ये तो उतार चढ़ाव है। आपकी बात को मैं इसलिए वो ले रहा हूं कि मेरठ से ही एक दूसरी महिला प्रत्याशी है अर्चना गौतम जी, उन्होंने एक चीज रखी कि भाई ये जो स्थानीय दल है ये खत्म होने चाहिए, नेशनल पार्टी रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे कि खत्म होने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कीजिए। ये है कि आपका जो उद्देश्य है वो सार्थक होना चाहिए। आपका जो कैंडिडेट है वो उसको लोगों की सेवा में, जनप्रतिनिधि जब आप बन के आते हैं तो आपको सिर्फ जनप्रतिनिधि की समस्या के लिए, आप सोशल हो गए हैं, परिवार से भी आप अलग हो जाते हैं, तो आपको सेवा भाव होना चाहिए। पार्टी कोई भी आएंगी और हमारे कहने से पार्टी करेंगी नहीं, ये तो भारत का संविधान है, सबको अब मैं छोटे से मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि भाई तमाम प्रत्याशी हैं, सभी दलों का है। जी। बबीता गुज्जर जी उन तमाम प्रत्याशियों से किस तरह से अलग है और क्या अलग वादे है? सबसे पहले तो मैं महिला हूँ, वही अलग हूँ। बिल्कुल सही बात, सबसे महिलाओं तो पहले लड़ सकती हो। दूसरा, मेरे अंदर जो खून है, जो दौड़ता है, भारत को आजाद कर सकता है, तो जो मेरे बाशिंदे हैं उन्हें भी तो मैं उनकी सोच से, उनकी गरीबी से आज़ादी दिलवा सकती हूँ, जो भी उन्हें सुविधाएं चाहिएंगी, जो उनको आगे बढ़ा सकती हूँ। तीसरी बात ये हो जाती है कि उच्च शिक्षित हूँ, अगर वो मेरे से जिस भी बारे में बात करेंगे तो मैं उन्हें
सलाह भी दे सकती हूँ। अगर मेरे हाथ में पावर आती है तो मैं उन्हें अपनी तरह से, एक महिला जिस तरह से परिवार को बांध के एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के समाधान का करती है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी का तो एक बड़ा मैनिफेस्टो है कि भाई महिला को तो अलग अलग तरह से कहा जाए कि भाई अभी तो मेरे ख्याल से 18,000 रुपये कुछ वगैरह सालाना देने के अभी उन्होंने मैनिफेस्टो दे दिया है महिलाओं के लिए। मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई हम तमाम तरह की देखिए, सुविधाएं आम आदमी देंगे। पार्टी का तो मुझे नहीं तो पता है। आपका भी उसके लिए महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिलाओं के प्रत्याशी के रूप में आप महिलाओं हैं, को आपने हमारे क्या है आपके मैनिफेस्टो, मतलब आपके लिए विशेष क्या है कि आप नहीं, वहां पहले की तो किठौर के लिए करेंगे? पहले तो प्रियंका जी ने ही दे रखा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले 40% जो आरक्षण महिलाओं को टिकट में देना था वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्कूटी के लिए भी कहा है, जो हमारी बच्चियां जाती हैं कॉलेजों में। उसके बाद उन्होंने स्मार्टफोन के लिए भी कहा है, सुविधा के लिए भी कहा है, बस में भी जो वो जाएंगी वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया है। 4 बस तो आ जाएंगे। मैं इसलिए किठौर की बात कर रहा हूँ भाई, किठौर की तो सड़कें पहले बदहाल है, सड़क बस बाद में चलेगी, पहले स्कूटी तो ऐसे गिर जाएगी। आपको बता रही हूँ ना, वो तो चलने को तो सारी चीजें चलती हैं, चलने को तो सारी चीजें चलती हैं। यही किठौर के लोग हैं, हवाई यात्रा भी करते हैं, होने को तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। देश चल रहा है, वो अलग बात है कि वो किस ढंग से चल रहा है, लचर मचर स्थिति में चल रहा है, उसको हमें समृद्ध बनाना है। और हमारे लिए प्राथमिकता यही रहेगी कि जो इस क्षेत्र की, क्योंकि ये ग्रामीण तबका है, देहात का तबका है, हम यही चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को जो उनकी फसल है उसका ढंग से मुआवजा मिलना चाहिए। जहाँ भी अभी, क्योंकि उनकी जा रही हैं जमीनें भी, ये जो आगे की थी उससे भी उनको फर्क पड़ेगा कि वो आगे ठेले नहीं लगा सकेंगे जो वहाँ रहने वाले हैं। और जो किसान हैं उनके खाद पानी की जो समस्या है, बिजली बिल का जो समस्या आ रही है, जब से ये बिल बनने लगे हैं तब से वो छुट्टे जानवरों को भी बाहर निकालने लगे हैं। पहले सब पल जाते थे, आजकल उनके लिए वो भी समस्या आने लगी है। हम इस क्षेत्र का विकास जो यहाँ की जरूरतें होगी उसके अनुसार करेंगे। योगी सरकार तो ये कह रही है कि भाई गोकशी नहीं हो रही तो आवारा पशु ज्यादा हो गए, पर इसमें क्या कहेंगे कि गोकशों की एनकाउंटर भी हो गए, कई गोकश मारे भी गए, जेल भी चले गए। गोकशी आप किसे कहेंगे? पहले वो लोग लेके जाते थे अपनी मर्जी से, और अब क्या कर रहे हैं, वो उन्हें आत्महत्या करने के लिए तड़प तड़प के, भूखे प्यासे रख के, उनके अंग भंग तुड़वा के इस तरह से करते हैं कि मतलब वो बेचारे मरने की तड़प तड़प के मरते हैं। वो अभी वो तो जहमत नहीं बोलते हैं कि मौत से तो जहमत अच्छी हुई, इन्होंने तो उनकी जहमत कर रखी है। छुट्टा जानवरों की जो जहमत है वो योगी सरकार में हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि वो जिसके घर में रहेंगे उनका बिल बढ़ेगा, उनका चारे का खर्चा बढ़ेगा, उन पे केस लगेगा, वो गाय को बेच नहीं सकते हैं, गाय के बच्चे को कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और किसान अगर वो खुला छोड़ देंगे अपने खेतों को तो उनकी जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगी। उसमें वो करंट के तार लगा देते हैं, उसमें आधे वो उनके कोई करंट लगता है, कहीं ना कहीं वो परेशानी में आते हैं। तो ये तो जहमत वाली स्थिति। अच्छा चलिए, ये तो बात अलग हो गई, क्योंकि इससे पहले आपके गठबंधन के शायद मंजूर रहे हैं, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे जी। उससे पहले क्या लगता है कि उनके कार्यकाल के अंदर कामकाज अच्छा हो गया था या भाजपा के कार्यकाल के अंदर ज्यादा दिक्कत आ गई? देखिए, हमें तो किसी का भी नहीं लगता है। अगर लगता है तो फिर हम खुद क्यों खड़े होते हैं? हम तो ये लगता है कि हमारी सरकार बनेगी, हमें मौका मिलेगा तो हम सबसे अच्छा करके दिखाएंगे। कमी रह गई उनके कार्यकाल में भी, तभी तो हमें आना पड़ा। अच्छा, तो भाजपा के कार्यकाल में मतलब क्या क्या लगता है कि, क्योंकि एक कांग्रेस ज्यादा कहती है इन चीजों को कि एक हिंदुस्तान के अंदर अलग माहौल हो गया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लड़ाइयां हो गई, दंगे हो गए, क्या लगता है कि ये चीजें सही हो पाई? बीजेपी ने क्या दिया पूरे देश को? सांप्रदायिकता, नोटबंदी, उसके बाद ये कोरोना का चक्कर है। जब इलेक्शन होते हैं, जब इनके अपने काम होता है तो कोरोना का डिजीज सामने आ जाती है, नहीं तो आप खुले। अरे भाई 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से आपके नहीं, कोरोना के कार्यकाल के अंदर ही भाई कहा जाए पश्चिम बंगाल का पलट गया। अगर इन्हें खेल करना होता या वो चीजें होती तो भाई वहां पे भी कर देते हैं। इन्होंने तो राजस्थान में भी किया था, करने को तो ये सब जगह सब कुछ कर देते हैं। कहीं ये सैनिकों को कुछ और करेंगे, दिखाएंगे, कहीं कुछ और। तो सैनिक इनके थोड़े ही हैं, सैनिक तो देश के हैं। जिसके हाथ में कमान होगी, शक्ति तो उसी के पास होगी ना। शक्ति तो वो अब वो सरकार के ऊपर निशाना साध देते हैं, कभी बोफोर्स का हवाला दे देते हैं कि भाई उस समय उनकी सरकार थी। इसी बात की जवाब देती हूँ, औरों को छोड़िए आप, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, मैं आपको इसी उत्तर प्रदेश की बात कहती हूँ। जो अभी रेप कांड आपने सुना है, उन्नाव पीड़ित है, हाथरस वाली है, लखी खीरीमपुर, ये सारी जो हैं, जो हम ये कहते हैं कि हम इनकी हिंदूवादी सोच है। हिंदूवादी सोच में किसी भी महिला के साथ इतनी बुरी तरह से जघन्य अपराध किया जाता है, वो भी वहाँ का जो विधायक है
उस विधायक को पकड़ा जाता है तो वो उस लड़की के पापा को मार डालता है, पापा चला जाता है, वो लड़की किस बुरी तरह से प्रताड़ित और शोषित और बेइज्जत होती है। दूसरा जब उसको भी मार डालते हैं तो उसका जो दाह संस्कार है वो रात को करते हैं। हिंदू धर्म में रात को दाह संस्कार नहीं होता, जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताते हैं। चलिए देखिए, आपने बहुत बातें कही है, आपने अपनी बातों को उठाई है, मैं अब वो चीज को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, पर यही कहूंगा कि तो नहीं आप बीजेपी को ज्यादा दिखाते हो, आप इस सवाल का वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठ जाता है और ये करते हैं विपक्षी दलों में, सरकार के खिलाफ में, मीडिया के खिलाफ में। एक ही होता है कि भाई उसे गोदी मीडिया कह दो। अगर सवाल पूछ लिए, सवाल नहीं पूछ रहे, आपको बहुत समय दिया था बोलने का मैंने पहले से ही। मेरा तो एक यही है कि हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा। बहरहाल आज हमारे बीच में बबीता गुज्जर जी आई, क्योंकि एक चुनावी सफर में जनसंपर्क कर रही होंगी और शायद उसके बीच में समय निकालकर यहां पर आई। पहले तो इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा इन चुनावों के अंदर किठौर विधानसभा से जो भी प्रत्याशी आए वो एक ऐसा मुकाम बनाए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। बहरहाल जारी रहेगा हमारा ये सफर।